हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बच्चों बात करने वाला हूं, जैसे कि एग्ज़ाम की डेट इतनी करीब आ गई है। 3 अक्टूबर को बीएससी का एंट्रेंस होने वाला है। बहुत सारी लोगों की बहुत सारे डाउट्स मुझे आते हैं कॉल पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो आप लोग मुझसे ज़्यादातर पूछते हैं कि सर एनटीए इस बार एग्ज़ाम कराने वाली है, इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या पेपर का पैटर्न अलग होगा। तो मैं उन लोगों से बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस नौटंकी में अपना समय बर्बाद करना बंद कर दें, क्योंकि एनटीए ने किसी एग्ज़ाम को पहली बार टेक ओवर तो किया नहीं है। उसने नीट को टेक ओवर किया था सीबीएसई से। क्या उसमें पैटर्न में कोई बदलाव आया था? क्या जिस पैटर्न पे नीट का पेपर होता था उसमें कोई भी बदलाव नीट के पेपर में देखने को मिला जब एनटीए ने टेक ओवर किया? एनटीए एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, सिलेबस डिसाइडिंग बॉडी नहीं है। ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी? कब तक आप अपना समय इसमें बर्बाद करेंगे? अब फिर उसके बाद में कहेंगे हम तो बहुत प्रॉब्लम में थे, मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं परेशान था। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक टेस्टिंग एजेंसी है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की एजेंसी है, ना कि वो एग्ज़ाम का सिलेबस डिसाइड करने की एजेंसी। उस पे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। जो संस्था इस एग्ज़ाम को, जिस संस्था को कराना है, वो संस्था उसका सिलेबस डिसाइड करती है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही आपका सिलेबस डिसाइड करेगी, जो कि हो चुका है। तो पैटर्न वही रहेगा। अब दूसरी चीज़, आखिरी के 1 महीने में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ 5 टॉपिक आज आपको ऐसे बताने वाला हूं बच्चों, जिसको पढ़ के आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 12 सवाल आते हैं एजी में, तो आप उसमें से 8 से 10 100% श्योर है कर लोगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बातों को मेरी फॉलो करेंगे, जो या फिर मेरी बातों को ध्यान देंगे और या खुद से सेल्फ स्टडी पे ध्यान देंगे। देखो 5 टॉपिक मैं आज बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक आप लोग नोट कर लो, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जिसको ज्यामितीय समाव्यवस्था बोलते हैं। उससे हर साल क्वेश्चन आता है और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बच्चों? उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ईजेड कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, जो ईजेड वाला सिस्टम है, ईजेड नॉमेनक्लेचर से, उससे हर साल सवाल आता है। तो उसके लिए आपको सीआईपी रूल जानना बहुत जरूरी है। तो एक आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समाव्यवस्था को पढ़ लें, अभी भी समय है। अगली चीज जो आपके लिए जरूरी है वो है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सीआईपी रूल के मदद से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्वेश्चन जिससे मैथ, बायो या एग्रीकल्चर में हर बार कभी ना कभी पूछ ही लेता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो बीएचयू का फेवरेट है वो है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो मैं तुमको एक चीज बता दे रहा हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्ल की जो ताकत होती है वो कैसे देखते हैं? उसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी या स्थिरता से। तो कंजुगेट बेस पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो माइनस आई इफेक्ट जिसमें लगता है बच्चों, वो कंजुगेट बेस को स्टेबल करता है। यानी कि बस तुमको ये देखना होता है कौन से केस में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है एसिड में, और जिसमें माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम स्ट्रांग होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और इसी का अपोजिट केस किस में हो जाएगा बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ में हो जाएगा। तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक का एसिडिक स्ट्रेंथ, इस पे हर साल सवाल आते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, दिन में 4 घंटा भी, एक ही दिन की मैं बात करूं, ये नहीं कह रहा हूं रोज 4 घंटा, एक दिन में 4 घंटे का समय निकाल के ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो बच्चों 8 से 10 क्वेश्चन आपके सही होने ही है एग्जाम में। अगला बात मैं करता हूं नेम रिएक्शन, और भी सारे नेम रिएक्शन नहीं, या फिर सब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की मैं बात करता हूं। कौन कौन से रिएक्शन पूछे जाने के ज्यादा चांस है? सबसे पहला तो बीएचयू का फेवरेट है जो कैनी-जारो रिएक्शन। कैनी-जारो रिएक्शन पे हर साल सवाल पूछता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कभी बीएससी मैथ, बायो ऐसे करके रोटेट कर करके पूछता ही रहता है हर साल। फिर है रोजन-मुंड रिडक्शन, और चौथा है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों। ये 4 रिएक्शन बस आप तैयार कर लेते हैं तो आप 8 से 10 सवाल कर लेंगे, अगर मतलब बाकी की जो टॉपिक मैंने अभी बताया उसको भी अगर तैयार करते हैं। आखिरी टॉपिक और बहुत ही बेढंगा टॉपिक है, वो है कॉमन नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखा होगा आप लोगों ने, बीएचयू हर बार पूछ लेता है कि बताओ, एस्पिरिन का पूछ लेगा, एक आपको दे देगा मॉलिक्यूल, एस्टिल सैलिसिलिक एसिड दे देगा, बोलेगा इसका कॉमन नेम क्या है, एस्पिरिन। आपको दे देता है मिथेनॉल, पूछता है इसका कॉमन नेम क्या है। ठीक है, ज्यादातर बीएचयू हर साल एक क्वेश्चन ईजी की पेपर में ऐसा जरूर डालता है
जो जिसमें कॉमन नेम होता है और किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि आप लोगों को जनरली नहीं बताया जाता है क्लास में। तो अगली वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमन नेम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कॉमन नेम्स हैं, उस पर एक अगली मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोग क्या करिए, जितनी बातें मैंने आपको बताई थी उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, तब जाके आप 8 से 10 क्वेश्चन अभी भी आसानी से कर सकते हैं। फिर बाकी मैं इनऑर्गेनिक की भी वीडियो लेके आऊँगा बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।